तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कैसे काम करता है। अब कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर? एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें इमिटर जो है वो दोनों सर्किट्स में कॉमन होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक एनपीएन टाइप का सेमीकंडक्टर लिया है, ट्रांजिस्टर लिया है, और ये एन जो है कलेक्टर है, ये बेस है, ये इमिटर है। इमिटर जो है वो इस वाले सर्किट में भी है और इमिटर जो है इस वाले सर्किट में भी है। इससे पिछले वाले सर्किट में हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देखा था। यहाँ पे बेस जो है इस वाले सर्किट में भी था और इस वाले सर्किट में भी था। इस तरीके से एक और कॉन्फ़िगरेशन होता है जैसे दैट इज कॉल्ड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कलेक्टर जो है उसको हम कॉमन कर देंगे। वो हमारे सिलेबस में नहीं, हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ यही पढ़ना है। अब हम जानते हैं कि इमिटर बेस्ड जो जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस रखा जाता है। तो मैंने इमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया है। कैसे? ये पी टाइप है तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो ये वाला पार्ट फॉरवर्ड बायस हो गया। अब बात करें बेस कलेक्टर जंक्शन की। बेस कलेक्टर जंक्शन कैसा होना चाहिए? रिवर्स बायस होना चाहिए। तो मैंने इस एन टाइप को जो है कनेक्ट कर दिया यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये रिवर्स बायस यहाँ पे हो चुका है। ये बैटरी का वोल्टेज ज्यादा है इस बैटरी से, इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, अब इस सर्किट को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, सर्किट को ऐसे भी दिखा सकते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है वो ऐसे होता है, पी से एन की तरफ हम करंट दिखाते हैं हमेशा। अब कुछ वैल्यूज यहाँ पे मान लेते हैं। ये बैटरी कलेक्टर तक जा रही है तो इसका वोल्टेज मान लेते हैं VCC, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं RC। ये आपके पास इमिटर ये है, ये बेस है, तो इसको मान लेते हैं VBB, और इस रेजिस्टर को मान लेते हैं RB, इसका रेजिस्टेंस है। ठीक, अब हम जानते हैं कि ये फॉरवर्ड बायस है तो P से N की तरफ करंट फ्लो होने वाला है। P से N की तरफ करंट फ्लो होगा तो इस इमिटर से करंट इस डायरेक्शन में निकलने वाला है IE के बराबर। मैं और शार्प बनाता हूं इस एरो को, ये 4 5, यस, इस तरीके से आपको ये करंट मिलेगा। इसकी वैल्यू मैंने मान ली IE के बराबर है। ठीक है, ये IE के बराबर है, यहां पे करंट ऐसे फ्लो होने वाला है IB के बराबर, और ये बैटरी ऐसे है तो ये करंट ऐसे फ्लो होने वाला है IC के बराबर। IC के बराबर करंट ऐसे फ्लो होगा। ठीक, देख सकते हैं कि ये फॉरवर्ड बायस है तो P से N की तरफ, और ये रिवर्स बायस है तो यहाँ पे N से P की तरफ करंट फ्लो होगा। और बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कुछ भी तो बैटरी देखें यार, ये बैटरी पॉजिटिव है तो ऐसे फ्लो होगा, ये बैटरी इधर से पॉजिटिव है तो ऐसे फ्लो होगा, बस तीसरा अपने आप आ ही जाएगा। तो हम यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ इस जंक्शन पर मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। इस जंक्शन पर मैं किरचॉफ्स करंट लॉ इस्तेमाल करूंगा तो ये IB करंट जो है ये ऐसे ही गया होगा, ये IB करंट है यहाँ पे, ये IC करंट जो है इस तरीके से गया होगा। तो मैं कह सकता हूं इस पे जंक्शन पे यदि किरचॉफ्स करंट लॉ यदि हम लगाते हैं तो करंट इन द इमिटर की वैल्यू आती है करंट इन द बेस प्लस करंट इन द कलेक्टर। ये रिलेशन हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि ये रिलेशन हर टाइप के कॉन्फ़िगरेशन के लिए वैलिड होता है। IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC, IB प्लस IC। तो इमिटर जो है सोर्स का जो करंट है, जो सोर्स से जो निकलता है, इज इक्वल्स टू ड्रेन प्लस बेस के करंट के बराबर होता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है, ये वाला जो सर्किट होता है इसको इनपुट सर्किट कहते हैं, ये वाला जो सर्किट है इसको आउटपुट सर्किट कहते हैं। ये कौन सा सर्किट है भैया? ये इनपुट सर्किट है, इनपुट सर्किट, और ये क्या है आपके पास? आउटपुट सर्किट है। ठीक, अब इसके बाद इस तरह के सर्किट में सेम चीज़ यहाँ पे है। इसको NPN ट्रांजिस्टर को ऐसे दिखा दिया मैंने, ये वैल्यूज़ भी यहाँ लिख सकते हैं आप। ये आपके पास है VCC, ये आपके पास है RC, ये आपके पास है VBB, ये आपके पास है RB। यहाँ करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ करंट ऐसे जा रहा है। अच्छा, इसके बाद कुछ क्वांटिटीज़ हैं, कुछ क्वांटिटीज़ हैं, उनका नाम है बीटा। बीटा क्या होता है? बीटा होता है आपके पास बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसको बीटा कहते हैं। ठीक, और बीटा का वैल्यू होता है IC डिवाइडेड बाय IB। IC बाय IB जो है इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद दूसरा हमारे पास आता है इमिटर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ये सिंपली क्या है? बेसिकली आउटपुट अपॉन बेस का करंट है। ऐसे ही इमिटर जो है आपके पास इमिटर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, जिसको अल्फा कहा जाता है, ये भी क्या है? कुछ ऐसा ही है, IC डिवाइडेड बाय IE।
IC डिवाइडेड बाय IE। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बीटा की वैल्यू कितनी कितनी जा सकती है। मैंने आपको बता रखा है रिलेशन कि बेस करंट जो होता है वो 5% होता है, किसके 5% होता है इमीटर करंट के। तो ये वैल्यू आप लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.95 होता है क्या आपके पास I इमीटर के बराबर, और ये होता है 0.05 I इमीटर के बराबर। तो इन दोनों का रेशियो जो है वो उस रेंज में बीटा की वैल्यू लाई करती है। सेम गोज फॉर अल्फा। अल्फा निकाल देना, कमेंट में बताना जरूर, ठीक है। इसके बाद अल्फा और बीटा में एक रिलेशन होता है, कैसे निकालें? तो इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। इन तीनों से क्या है? पहली इक्वेशन से हमारे पास है कि करंट इन द एमीटर इज इक्वल टू करंट इन द बेस प्लस करंट इन द कलेक्टर। इस इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए IC से। तो IE बाय IC इज इक्वल टू IB बाय IC प्लस IC बाय IC। सो IE बाय IC जो है वो क्या है आपके पास, IE बाय IC देखो क्या है भाई, IC बाय IE अल्फा है, तो IE बाय IC क्या हो जाएगा 1 बाय अल्फा। ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 बाय बीटा, ये क्या हो जाएगा आपके पास +1। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 अल्फा इज इक्वल टू 1 बीटा इज इक्वल +1, 1 अल्फा इज इक्वल टू 1 बीटा +1। इसको और भी घुमा फिरा सकते हैं, लेकिन आप ऐसी रॉ फॉर्म में से याद रखें। इसके बाद और चीज़ें हैं कि आपके पास ये कलेक्टर है बेटा, ये कलेक्टर है और ये आपके पास इमीटर है। तो इस ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं मान लेता हूं कि ये V कलेक्टर और इमीटर CE के बराबर है, VCE के बराबर है। ये वोल्टेज कितना था, ये VEE के बराबर था, ये RC के बराबर था, ये CC था, EE नहीं था। यहाँ पे करंट जा रहा था IC के बराबर, ठीक है। यहाँ से करंट निकल रहा था IE के बराबर, यहाँ करंट जा रहा था IB के बराबर, ये रेजिस्टेंस था RB, ये वोल्टेज था VBB। तो यहाँ और यहाँ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैं मान लेता हूँ कितना, VCC BB, V नहीं, ये बेस है और ये इमीटर है VBE, मैं इसको मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ VCE मान लेता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं ओम्स लॉ से ये लिख सकता हूँ यार कि CE के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, कि हमारे पास एक बैटरी है और बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस लगा है और बैटरी के डायरेक्शन में जो है करंट जा रहा है, डिस्चार्जिंग की कंडीशन यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस डायग्राम में दैट VCE पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कलेक्टर एंड इमीटर इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। इक्वेशन नंबर 1 ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं। दूसरी इक्वेशन में यहाँ से लिख सकता हूँ कि यार एक बैटरी डिस्चार्जिंग की कंडीशन है, तो VBE की वैल्यू जो है, VBE की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, VBB माइनस IBRB के बराबर है, इक्वेशन नंबर 2। तीसरी इक्वेशन में लिख सकता हूं कि क्योंकि ये सिंपल NPN ट्रांजिस्टर है, सो इसके इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। क्या कह रहे हैं, मतलब ये आपके पास होता है बेटा, ऊपर से ऐसा था कलेक्टर, बेस और इमीटर ऐसे है ना, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है, मान लीजिए आपके पास VBC है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VBE है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VCE है। तो मैं ये कह सकता हूं इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होने वाली है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मैंने यहाँ पे लगाया, VCE की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे VBC प्लस VBE। VBE और BC इन दोनों का समीशन जो है वो VCE के बराबर है। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर, अच्छा वो 1 2 3 चलती जा रही थी है ना, तो ये थी आप उस कायदे से, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 हो गई, इक्वेशन नंबर 6 हो गई, इक्वेशन नंबर 7 आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ तक हमने देख लिया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन इनपुट सर्किट एंड रेजिस्टेंस इन आउटपुट सर्किट। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इन इनपुट सर्किट की बात करें तो वो होने वाला है आपके पास कि इनपुट वोल्टेज में जो चेंज है, इनपुट वोल्टेज कौन सा है भैया, ये वाला वोल्टेज है,
ये डेल्टा BE जो है ये इनपुट वोल्टेज में चेंज है डिवाइडेड बाय इनपुट करंट में चेंज। तो इनपुट करंट में चेंज मैं लिखूंगा डेल्टा IB के बराबर। ये आपके पास है रेजिस्टेंस इन इनपुट सर्किट। अब हम बात करें यहाँ पे रेजिस्टेंस इन आउटपुट सर्किट की। रेजिस्टेंस इन आउटपुट सर्किट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए आउटपुट जो है आपका ये वाला आउटपुट है, तो यहाँ पे चेंज लिखेंगे चेंज इन कॉमन कलेक्टर इमिटर वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट इन दैट ब्रांच। इस ब्रांच में करंट जो है वो IC के बराबर है, तो यहाँ पे डेल्टा IC आपको लिखना पड़ेगा, डेल्टा IC यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद जो है हम बनाते हैं इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ फॉर ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। तो यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ किसके बीच में, किसके बीच में ग्राफ बनाएंगे भैया, यहाँ पे इनपुट देखिए, इनपुट जो है वो BE वोल्टेज है, VBE ये इनपुट वोल्टेज है, और IB जो है वो इनपुट करंट है। तो यहाँ पे इन दोनों की क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनने वाला है। तो यहाँ पे मैं y एक्सिस पे लेने वाला हूँ IB, और यहाँ पे हम लेने वाले हैं VBE या V स्मॉल b इंटू E ले सकते हैं। और यहाँ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में मैं आउटपुट वाली क्वांटिटीज का इस्तेमाल करने वाला हूँ। VCE जो है वो हमारे पास वोल्टेज है, VCE, ये VCE यहाँ लिखेंगे VCE, और करंट जो है IC वो ऊपर की तरफ आपको दिखने वाला है। तो ये ग्राफ बेटा बनता है इस तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा इनपुट सर्किट जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, इस तरीके से ग्राफ आपको मिलता है। और ये ग्राफ बनाते टाइम ये ध्यान रखा गया है कि आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रखा गया है। दिस ग्राफ इज वैलिड फॉर VCE जो है यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, ये 10 वोल्ट पे मान लीजिए इसकी वैल्यू आएगी लगभग 0.6 वोल्ट के बराबर, 0.6 वोल्टेज के बराबर। आप जानते हैं कि इतना जो रीजन है यहाँ पे कोई भी करंट आपको नहीं मिलता है, बिकॉज प्रॉपरली फॉरवर्ड बाइसिंग यहाँ पर नहीं हो पाई है। प्रॉपर फॉरवर्डिंग बाइस का नहीं होने का मतलब ये है कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कूद नहीं पा रहे हैं। तो ये वाला जो रीजन है वो कहलाता भी है, इस वाले रीजन को क्या कहते हैं बेटा, इस वाले रीजन को कहते हैं कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। इसका मतलब क्या है कट ऑफ रीजन, दिस इज द रीजन वेयर आपके पास बेस इमिटर जंक्शन BE जंक्शन इज नॉट प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड नहीं होता है जब बेस इमिटर जंक्शन, तो उसको कहते हैं कट ऑफ रीजन। ये वाला जो रीजन है बेटा, ये वाला रीजन, जो ये वाला रीजन है, इसको कहते हैं एक्टिव रीजन, इसको कहा जाता है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन क्या होता है कि एक्टिव रीजन ऐसा रीजन है जहां पर जो बेस इमिटर जंक्शन है वो प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस्ड होता है, और आपके पास जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वो प्रॉपरली रिवर्स बायस भी होता है। तो यहाँ पे एक्टिव रीजन की परिभाषा में लिख लेंगे, एक्टिव रीजन क्या होता है, एक्टिव रीजन अगले पेज पर लिख देता हूं मैं। एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन में लिखेंगे इन दिस रीजन कलेक्टर और आपके पास इमिटर जंक्शन जो है, कलेक्टर इमिटर जंक्शन इज प्रॉपरली रिवर्स बायस्ड, और जो आपके पास बेस इमिटर जंक्शन है, बेस इमिटर जंक्शन वो क्या है, प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, उसके बाद हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ को देखें, तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, यदि मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते तो हम जानते हैं कि रिवर्स बायस में जो ग्राफ है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये ग्राफ बनाया है IC और VCE के बीच में, कीपिंग द बेस करंट एज कांस्टेंट। इनपुट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रखी गई है, ये जो है कांस्टेंट है, मान लीजिए 50 माइक्रो एम्पियर है, 50 माइक्रो एम्पियर है। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। जैसे जैसे बेस करंट बढ़ाते जाते हैं ग्राफ जो है ये ऊपर उठता जाता है इस तरीके से, ये इससे ज़्यादा बेस करंट पर होगा, मान लीजिए आपके पास 70 माइक्रो एम्पियर पे होगा, और बढ़ा देंगे तो और जो है बेस करंट की वैल्यू फिर आपको ऊपर वाला ग्राफ मिलेगा 90 माइक्रो एम्पियर। इस तरीके से ग्राफ आपको मिलता है। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये जो खाली वाला रीजन,
दिस रीजन, ये रीजन कहलाता है बेटा सैचुरेटेड रीजन। सैचुरेटेड रीजन में क्या प्रॉब्लम है? सैचुरेटेड रीजन वो वाला रीजन है जहां पर आपका जो कलेक्टर और बेस वाला रीजन है वो प्रॉपरली रिवर्स बायस नहीं है। तो यहां पे हम लिखने वाले हैं सैचुरेटेड रीजन में, सैचुरेटेड रीजन यहां लिखेंगे हम दिस इज द रीजन वेयर व्हेन कलेक्टर बेस जंक्शन, यहाँ पे कलेक्टर इमिटर लिख दिया है क्या? ये कलेक्टर बेस है बेटा, ठीक है, इसको CB कर लेना है, BC कर लेना। CB जंक्शन इज नॉट प्रॉपरली रिवर्स बायस्ड, तो हमें ये वाला रीजन मिलता है। ठीक, हमारे जो काम होते हैं एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर बता दिया मैंने आपको, एम्पलीफायर अभी नहीं बताया आपको। ठीक है, एम्पलीफायर की तरह हम जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे एक्टिव रीजन में ही इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव रीजन जो है जहाँ पे ये वर्क करता है एम्पलीफायर की तरह, इस रीजन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो समझ गए यार, ये वाला रीजन है जहाँ पे जो आउटपुट वाला सेक्शन है वो प्रॉपरली रिवर्स बायस नहीं है, बेस कलेक्टर जंक्शन वो प्रॉपरली रिवर्स बायस नहीं है, तो ये रीजन होगा। यदि बेस एमिटर जंक्शन प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस नहीं है तो ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। और ये एक्टिव रीजन यानी कि यहाँ पे दोनों टिक हैं, यहाँ पे आपका एमिटर बेस जंक्शन प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस्ड है और बेस कलेक्टर जंक्शन प्रॉपरली रिवर्स बायस्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इस ट्रांजिस्टर को हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एम्पलीफायर की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टिपिकल NPN ट्रांजिस्टर है जिसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में लगाया गया है। ये आपके पास ये VBB नाम की बैटरी है, ये RB नाम का रेजिस्टेंस है, ये आपके पास RC नाम का रेजिस्टेंस, VCC नाम की बैटरी, और यहाँ पे जो करंट है IB इस तरह से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट IC इस तरह से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट जो है नीचे की तरफ आ रहा है IE के बराबर। वो रिलेशन आप जानते ही हैं, IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। अब यहाँ पे कुछ बात क्या करते हैं कि जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है, एम्पलीफाई का मतलब बड़ा चढ़ा देना, तो जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है उस सिग्नल को यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। जो सिग्नल होता है वो वोल्टेज की फॉर्म में होता है, चेंजिंग वोल्टेज की फॉर्म में होता है। जैसे हम मान लीजिए आपके पास कोई भी सिग्नल, जैसे आवाज़ का सिग्नल है, मैं अब बोल रहा हूँ, तो ये कैसे डिटेक्ट कर रहा है माइक्रोफोन। तो ये क्या करता है कि मेरी आवाज़ के करस्पॉन्डिंग जो वेरिंग वोल्टेज, चेंजिंग वोल्टेज में मेरे सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है और फिर कंप्यूटर को समझाता है कि यार दिस इज नथिंग बट बस चेंजिंग वोल्टेज, ये कुछ नहीं है, आदमी बोल रहा है कुछ नहीं पता, बस वोल्टेज चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से सिग्नल जो है रीड किए जाते हैं। तो ये सिग्नल इसके साथ सीरीज में लगा दिया जाता है। तो मैं इसमें ओम्स लॉ यदि लगाऊं तो ओम्स लॉ से मुझे मिलने वाला है कि भाई ये और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है इसको हम क्या कहते हैं, VB और E, VBE वोल्टेज इसको हम कहते हैं। सो VBE की जो वैल्यू है बेटा वो मैं लिखूंगा VBB प्लस V सिग्नल जो है V इनपुट सिग्नल लिख देता हूं यहां पे, माइनस IB इंटू RB। ये आप रिलेशन यहाँ पे लिखने वाले हैं कि इन दोनों एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये है। यदि मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूं तो आपको मिलेगा डेल्टा VBE, यानी बेस एमिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है VBE इज इक्वल टू, ये आपके पास है डेल्टा VBB प्लस डेल्टा V ऑफ इनपुट सिग्नल में कितना वेरिएशन है, माइनस यहाँ पे रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है लेकिन करंट वेरी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा RB इंटू डेल्टा IB। अब आप ध्यान से देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो एम्पलीफायर है ये एक्टिव रीजन में जो है ये ऑपरेट होता है, और एक्टिव रीजन में जो VBE होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। इस ग्राफ को देखिए, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ को देखिए कि आपके पास जो VBE है ये जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया है, ये जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई है VBE की वैल्यू। तो VBE में जो चेंज होगा इन एक्टिव रीजन में कह सकता हूं किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये जो चेंज है ये कितना होगा, 0 के बराबर। ये 0 के बराबर होगा। क्यों? इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज इन एक्टिव रीजन
एक्टिव रीजन VBE इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। अब BB जो है ये कांस्टेंट EMF की बैटरी है, तो ये तो वैसे ही जीरो होना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेल्टा V इनपुट सिग्नल इज इक्वल टू RB इंटू डेल्टा IB। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल जाता है, एक रिजल्ट आपको मिलता है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं कि ये जो आपके पास आउटपुट वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उन क्या कहते हैं इसको, VCE इसको कहा जाता है। तो VCE के बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं। VCE क्या है? देखिए भाई, VCE जो है वो हम लिख सकते हैं क्या, VCC माइनस ICRC, इसको हमने लिखा था, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको मिलेगा डेल्टा VCE इज इक्वल टू डेल्टा VCC माइनस RC डेल्टा IC। अब देखिए भाई, डेल्टा VCC जो है वो कांस्टेंट EMF की बैटरी है, इसका वोल्टेज जो है वो चेंज होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो आपको मिलेगा डेल्टा VCE, जिसको हम डेल्टा V आउटपुट भी कह सकते हैं, कि आउटपुट जो वोल्टेज है, आउटपुट जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें जो वेरिएशन है डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ RC इंटू डेल्टा IC, माइनस RC इंटू डेल्टा IC। ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जो है उन दोनों को यदि डिवाइड कर दिया जाए, तो यदि हम डेल्टा V आउटपुट डिवाइडेड बाय डेल्टा V इनपुट यदि कर देते हैं, तो ये जो रेशियो है ये कहलाता है वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसे कहा जाता है AV, इसके नाम से इसे हम जानते हैं। ये क्या होता है, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इसे कहा जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, आपके पास आउटपुट जो है वो ये है, हो जाएगा माइनस RC इंटू डेल्टा IC डिवाइडेड बाय इनपुट जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज यहाँ निकाला था मैंने, RB इंटू डेल्टा IB, तो मिल जाएगा आपके पास RB इंटू डेल्टा IB। तो हम जानते हैं ये भी कि IC बाय IB जो होता है वो बीटा होता है। हम ये क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है, बीटा की वैल्यू डेल्टा, हमने तो सिर्फ ये पढ़ा था भाई, हमने तो ये पढ़ा था सर IC अपॉन IB होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं जब DC करंट होता है तो करंट चेंज नहीं होते हैं, लेकिन AC करंट होता है तो करंट चेंज होते हैं। तो ये आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, वो वैल्यू सेम ही आती है। ये वैल्यू जो है बीटा की सेम ही आती है, बीटा को चाहे AC में निकालें चाहे DC में निकालें, ऑलमोस्ट वैल्यू सेम आती है। तो ये रिजल्ट आप याद रखें, ठीक है, ये रिजल्ट याद रखें बीटा की वैल्यूज को। तो बीटा की वैल्यू में यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा AV इज इक्वल्स टू यहाँ पे बेटा माइनस है, माइनस RC अपॉन RB, और क्या है आपके पास डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, ये क्या बन जाएगा आपके पास, बीटा। तो अच्छा सा फॉर्मूला आपको मिल जाता है, AV इज इक्वल्स टू माइनस बीटा इंटू RC बाय RB। यहाँ पे माइनस साइन का क्या मतलब है, यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे वोल्टेजेस में जो है नेगेटिव साइन का फर्क है। नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज जो हैं वो एक दूसरे से आउट ऑफ फेज हैं। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं नेगेटिव साइन, यहाँ पे नोट में लिखने वाले हैं नेगेटिव साइन इन V आउटपुट एंड डेल्टा V इनपुट टेल्स अस, रिप्रेजेंट्स कह सकते हैं, रिप्रेजेंट्स that input and output voltage, that input and output voltage differs in phase of पाई के फेज से वो दोनों जो हैं वो अलग अलग हैं, कह सकते हैं आउट ऑफ फेज हैं। मतलब क्या है कि यदि आपके पास इनपुट वोल्टेज जो है, यदि बेटा आपके पास इनपुट वोल्टेज कुछ ऐसा है, इस तरीके से इनपुट वोल्टेज है, तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपको कैसा मिलेगा, ध्यान से देखिए, आउटपुट वोल्टेज पाई से डिफर होगा, उसका फेज डिफरेंस। सर इसका मतलब क्या होता है, आज तक पता नहीं चला कि पाई से डिफर होने का मतलब क्या है, कि ये जो ग्राफ है इसको आप पाई से शिफ्ट कर दीजिए, ये इसका मतलब है, पाई से इसको शिफ्ट कर दीजिए तो इस तरीके से आपको जो है ग्राफ मिलने वाला है। इस तरीके से इनपुट है तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिलता है। ठीक बात, आगे बात समझ में,
ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। अब ये आपके पास वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर आ चुका है, और यदि हम पावर एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकालना चाहें तो देखिए क्या करेंगे। आपके पास पावर एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, उसको पावर गेन भी कहा जाता है, वो मिलता है आपके पास वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर इनटू करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या है, बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर की बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो ये आपके पास है बीटा, और ये आपके पास कितना है माइनस ऑफ बीटा इंटू फॉर्मूला टाप लीजिए, यहाँ से फॉर्मूला टाप लीजिए आर सी अपॉन आर बी, ये आपके पास आर सी अपॉन आर बी। तो आपको रिजल्ट मिलता है दैट पावर गेन इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर आर सी अपॉन आर बी, आर सी अपॉन आर बी। ये रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं।